हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ से हमारा चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड हम अपनी कुछ पार्ट्स अपनी पहली वीडियो में इंक्लूड कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर को, मतलब जितनी भी पावर है इंडिया में गवर्नमेंट के पास, तो उस पूरी पावर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को अप्लाई कराएगी, एग्जीक्यूट कराएगी, और जुडिशरी जो लॉज को मेंटेन करेगी। तो ये सब काम किसका होता है? जो गवर्नमेंट होती है उसका। और गवर्नमेंट को पूरे काम के अकॉर्डिंग, उनके पावर के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेजिस्लेचर में हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखा। एग्जीक्यूटिव में हमने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा। आज एग्जीक्यूटिव में हम अपनी इस वीडियो में जो पार्ट इंक्लूड करेंगे वो होगी प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होती है और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है। तो इस बारे में हम अपने इस वीडियो के पार्ट में इंक्लूड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास कौन कौन सी पावर होती है। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर देखने से पहले एक बार हमने कल जो अपनी वीडियो के पार्ट में इंक्लूड किया था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी होती है, पूरी कंट्री में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और लोकसभा के इलेक्शन में जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी विन होगी, जो पूरी कंट्री में विन होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या बन जाएगा, क्या अपॉइंट किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ओके। और 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है। हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन दोबारा से होते हैं और दोबारा से एक नई लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम जो अपना टॉपिक है उसमें इंक्लूड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर और दियर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमें ये नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर के पास कि रियल में, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास क्या क्या पावर होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशंस में नहीं है, लेकिन हम जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। जो भी गवर्नमेंट कंट्री में काम करेगी तो उस गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पास पावर भी होगी, और पावर क्या होगी ये हम देखते हैं। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रेंजिंग पावर। एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जो प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, इसलिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। ही चेयर कैबिनेट मीटिंग, सबसे पहले जो कैबिनेट मीटिंग होगी जिसमें सभी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं कंट्री से रिलेटेड, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। सेकंड, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, फॉरेन डिपार्टमेंट है, तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं गवर्नमेंट के। और उन सभी डिपार्टमेंट को एक साथ रखना, उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये भी काम किसका होगा? इससे रिलेटेड पावर भी किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट। अगर इन डिपार्टमेंट्स में अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री।
जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, उसको सुपरवाइज करना, उसकी देख रेख करने की भी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी भी मिनिस्टर से उसके डिपार्टमेंट, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और उस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को आंसर देना ही पड़ेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट का हेड है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी भी मिनिस्ट्री से उसके काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंफॉर्मेशन उससे ले सकता है। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सभी प्राइम मिनिस्टर को लीड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को एज ए लीड, मतलब एक ऐसा होता है ना कि जो एक ग्रुप होता है और ग्रुप का लीडर होता है, तो ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी लीडर की बात मानते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कंट्री में भी होगा। जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सब किसकी लीडरशिप में काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जितने भी मिनिस्टर है, कैबिनेट हो, स्टेट हो, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। या अगर उसको ऐसा लगता है कि एक बार उसने किसी पर्सन, किसी मिनिस्टर को कोई काम अलॉट कर दिया और वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी और मिनिस्टर को उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। वो अपनी मर्जी से, प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से किसी भी मिनिस्टर को कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। और उसके पास ये भी पावर होती है कि वो अगर कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको डिसमिस भी कर सकता है, हटा भी सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट, द एंटायर मिनिस्ट्री क्वाइट। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुप है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि पूरी मिनिस्ट्री जो उसने इलेक्ट की है, जो उसने बनाई है, वो सब भी कुछ नहीं कर रही है। ओके। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है, और अगर एक हेड काम नहीं करेगा, एक हेड अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो जो पूरी उसके अंडर डिपार्टमेंट है, उसके अंडर मिनिस्टर है, जितने भी मेंबर है, उनको भी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक हेड काम नहीं करेगा तब तक उसके मेंबर, उसके सबॉर्डिनेट का काम नहीं देखा जाएगा। दस इज द कैबिनेट इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसलिए जो कैबिनेट है वो इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। कैबिनेट इंडिया का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके। तो कैबिनेट में हमने देखे थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो मेन जो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं कंट्री के लिए, जो बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में होते हैं। और कैबिनेट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंडिया का। और जो कैबिनेट होगा उसमें जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मिनिस्टर होंगे, उसमें से प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन recent decade the parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। और आज प्रेजेंट में देखें, जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं होती थी, लेकिन प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर की पावर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और कई जगह तो ऐसी भी है जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टरी, मतलब हमारी कंट्री में तो अब भी ऐसा है कि जो हमारी कंट्री का हेड होगा वो प्रेसिडेंट को माना जाएगा। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हेड माना जाता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल होगा, उसको पूरी कंट्री फॉलो करेगी। प्राइम मिनिस्टर को किसी के साथ डिस्कस करने की या किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिया में बस प्राइम मिनिस्टर ओनली गवर्नमेंट का हेड है, पूरी कंट्री का हेड तो अब भी कौन है? प्रेसिडेंट है। As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister control the cabinet and parliament through the party। तो हमने देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है डेमोक्रेसी में, और हर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या जो कैबिनेट है या जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल रखता है उन पर। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज ए कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर ऑफ पार्टीज। जो टॉप लीडर पार्टी है वो इलेक्शन में कैसे कॉम्पीट कर रही है एक दूसरे को, इसके बारे में मीडिया हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
और इससे रिलेटेड मतलब जो मेनली इस बारे में हम बता सकते हैं कि मोस्टली जो पावर होती है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के। एक्सरसाइज्ड इनॉमरस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी अथॉरिटी अपनी इस पोस्ट को यूज़ किया था। इंदिरा गांधी वाज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग इन द कैबिनेट, इंदिरा गांधी भी काफ़ी पावरफुल लीडर मानी जाती हैं। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर वाइडेंड बाय ए प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन, और जो इनके पास पावर होती है वो कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है, तो ये सब प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है कि वो अपनी पावर अपनी पोजीशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब किस पर डिपेंड होता है, प्राइम मिनिस्टर पर। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of the prime minister. कहीं कहीं पर हमें कोएलिशन पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है अभी कुछ सालों से। और जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, मतलब जब ये होता है ना कि मेजोरिटी वोट्स एक पार्टी को नहीं मिल पाती, दो पार्टी जैसी है जिनको इक्वल इक्वल वोट मिल गए, तो उस टाइम क्या होता है कि वो दोनों पार्टी एक साथ मिलकर और फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो जब दो पार्टी मिलकर एक साथ गवर्नमेंट बनाती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर एक साथ गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसको गठबंधन बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, अभी काफ़ी इलेक्शन में काफ़ी चर्चा में रही है ये बात, इशू रहा है गठबंधन। ओके, तो जो गठबंधन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये था हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर कैसे उन पावर को यूज़ कर सकता है। ये उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, वो अपनी पोजीशन को कैसे यूज़ करता है कैसे नहीं, ये सब कुछ किस पर डिपेंड है, प्राइम मिनिस्टर पर। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है। एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो किस टाइप का होता है। व्हील द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट्स। तो एक तो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो तो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट। तो जब जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, जो ये स्टेट आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं इस स्टेट का मतलब जो हमारे स्टेट से अलग अलग राज्य है उनसे नहीं है, ये स्टेट रिप्रेजेंट करता है पूरी कंट्री को, एक नेशन को। ठीक है, आप दो वर्ड आपने देखे होंगे, एक तो होता है स्टेट और एक इस बुक में मोस्टली आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक इस टाइप में, एक कैपिटल लेटर में होगा और एक स्मॉल लेटर में एस होगा। तो जो कैपिटल लेटर का एस होगा, इस एस का मतलब होगा कि वो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा पूरी कंट्री को, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को। अगर एस जो है वो स्मॉल लेटर में है, इसका मतलब ये होगा कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो उन सब के लिए तो कैपिटल लेटर वाला स्टेट यूज़ किया जाएगा। अगर पूरी कंट्री की, पूरे नेशन की, पूरी गवर्नमेंट की बात आती है तो वहाँ पर स्टेट यूज किया जाएगा, और स्टेट के साथ कौन सा एस यूज किया जाएगा, कैपिटल एस यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो हेड ऑफ द स्टेट मतलब कैपिटल एस यहाँ पर यूज किया गया है, तो इस स्टेट का मतलब क्या होगा कि ये पूरी कंट्री पूरे नेशन के लिए है। तो जो पूरी कंट्री का हेड होगा वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास बहुत कम पावर होती है, लेकिन जो पावर होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, वो फंक्शन आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। तो जैसे ब्रिटेन में क्वीन और किंग का ब्रिटेन में क्वीन काम करती है कि जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक
जो मेजर डिसीजन है वो नहीं लिए जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी काम करता है कि जब तक प्रेसिडेंट किसी चीज़ की परमिशन, जो मेजर डिसीजन होंगे जिससे पूरी कंट्री पर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होगी। The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the object of the state. प्रेसिडेंट क्या करेगा कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होंगे, जो अभी हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखे, उनका जो काम होगा उनको सुपरवाइज करने का काम हो किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। मतलब जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मिनिस्टर्स जो होंगे, वो जो भी काम करेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास ओवरऑल फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने की पावर होगी, ताकि कंट्री को एक अच्छे वे में ऑपरेट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। द प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेजिडेंट को कभी भी लोग कंट्री के जितने भी पीपल, वो डायरेक्ट उसको इलेक्ट नहीं करते, उसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड द इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए इलेक्टेड हर। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन उन इलेक्शन में कंट्री के लोगों को कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। उसमें पार्टिसिपेशन होता है एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। ओके, मतलब कंट्री के लोग तो किसको इलेक्ट करेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। और उसके बाद ये जो मेंबर होंगे, एमपी और एमएलए होंगे, वो किसको इलेक्ट करेंगे? कंट्री के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ओके, तो कभी भी कंट्री का प्रेसिडेंट डायरेक्ट लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि लोगों ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। A candidate standing for president post has to get a majority of vote to win the election. अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए जो एमपी और एमएलए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसको लेनी पड़ेगी। दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। और मतलब जो वोटिंग होगी वहाँ पर, क्योंकि एमपी और एमएलए उसी पर्सन को वोट करेंगे, उसी पर्सन को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो पूरे एंटायर नेशन, पूरी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो मोस्टली काम किया जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट तो बस ओनली नाम का हेड होगा, ओनली मतलब उसको तो जो होता है ना, बस उसके पास ओनली पावर होगी, लेकिन एक्चुअल में जो काम किया जाएगा वो काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो करेंगे। प्रेसिडेंट तो बस ओनली जो अपना काम है कि हाँ ये डिसीजन लेना है, उस पर क्या डिसीजन लिया गया है उसको सुपरवाइज करना, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो इस टाइप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड किस कंट्री के साथ किस टाइप का जो एग्रीमेंट है वो करना है या नहीं करना, तो प्रेसिडेंट ओनली ये डिसाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल में उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसको पूरा करना है, ये काम होगा एग्जीक्यूटिव का। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए मेन होगा कि प्राइम मिनिस्टर इस काम के ऊपर फोकस करेगा, वो इसको कंप्लीट करेगा। The same is true of the power of president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट के पास मतलब बहुत कम पावर है, वो कुछ नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेनली जो पावर होती है वो सभी प्रेसिडेंट के पास होती है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी उनको अगर कंप्लीट करना है तो वो किसके नाम से कंप्लीट होगी? कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम से कंप्लीट होगी। All laws and major policy decision of the government are issued in her name. जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी कंट्री में, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्रेसिडेंट के नाम से इश्यूड होंगे, ना कि गवर्नमेंट के नाम से इश्यू होंगे। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, जैसे हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। ऐसे जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होगी वो सब कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है कंट्री का। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ
of the Chief Justice of India, the Judge of Supreme Court and High Court of the state, the Governor of the state, the Election Commissioner, Ambassador to other countries, etc. और किस किस के इलेक्ट करने की, किस किस को अपॉइंट करने की पावर एक प्रेसिडेंट के पास होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी होंगे उन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट के जजेस को, गवर्नर को, स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनको, इलेक्शन कमिश्नर को, और जो एम्बेसडर होते हैं दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले जो एम्बेसडर होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, उनको अपॉइंट करने की पावर किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल काम किए जाएंगे, ट्रीटीज की जाएंगी, एग्रीमेंट किए जाएंगे, वो सब किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द इंडिया। इंडिया की जो डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मतलब प्रेसिडेंट कभी भी डिफेंस फोर्स को कोई भी ऑर्डर दे सकता है, युद्ध करने का, युद्ध रोकने का, इस टाइप के कुछ भी। But she would remember that the president exercise all these power only the advice of council of minister। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि प्रेसिडेंट के पास इतने सब काम करने की पावर तो है, लेकिन वो पहले एडवाइस लेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनसे, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेगा, वो परमिशन देगा कि ये काम उसके नाम से या ये डिसीजन उसके नाम से हो सकता है। The President can ask the Council of Ministers to reconsider its advice। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये भी बोल सकता है कि वो अपनी एडवाइस को देखे, वो किसी भी पर्टिकुलर इश्यू पर वो एडवाइस ले सकता है। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस प्रेसिडेंट को दी है तो प्रेसिडेंट उसको ये बोल सकता है कि वो अपनी एडवाइस पर जो काम वो कर रहे हैं उसको एक बार दोबारा से देखे, लेकिन दोबारा से फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वही एडवाइस, वही डिसीजन लिया है तो फिर प्रेसिडेंट को उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको उसके लिए एग्री होना पड़ेगा। सिमिलरली ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट। जो भी पार्लियामेंट में जितने भी लॉज पास होते हैं, जो बिल पास होते हैं, तो वो बिल लॉज तब तक नहीं बन सकते जब तक प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन नहीं कर देता। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो वो बिल ही रहेंगे, वो लॉज नहीं बनेंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देता है, उसको अप्रूव कर देता है, तो वो बिल जो होगा वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। If the president want, she can delay this for some time and send the bill back to parliament for reconsideration। प्रेसिडेंट अगर ये चाहे कि वो उस बिल में कुछ चेंजेस करना चाहे, वो चाहे कि दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस हो, तो वो उसको दोबारा से भी पार्लियामेंट में भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा से पार्लियामेंट से वो बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है तो उस टाइम फिर उसको उस पर साइन करने ही पड़ेंगे, फिर उसके पास कोई पावर नहीं होगी उसको रोक कर रखने की या उसको दोबारा से पार्लियामेंट में भेजने की। मतलब प्रेसिडेंट के पास अगर कोई डिसीजन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से, तो प्रेसिडेंट के पास पावर बस इतनी है कि वो एक बार उस डिसीजन को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर दोबारा से वही डिसीजन आता है प्रेसिडेंट के पास, वही लॉज आते हैं, वही बिल आता है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती कि वो उसको रोक के रख से, उसको डिले करे या उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से मिनिस्टर्स के पास या पार्लियामेंट के पास भेजे। उसके बाद तो उसको उसे साइन करना पड़ेगा, उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बस उसको एक बार ही डिले कर सकता है, एक बार ही रिकंसिडर्ड कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। सो यू मे वंडर दैट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर एट ऑल। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी शुड टू हर, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब हमने देखा, तो क्या हमें लगता है कि प्रेसिडेंट के पास रियल में काफ़ी ज़्यादा पावर है जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है? क्या उससे ज़्यादा पावर, मतलब अगर हम देखें, डायरेक्टली देखें, तो क्या है ऐसा? तो मेनली जो पावर हमें डायरेक्टली शो होती है वो तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ओके,
तो जो भी मेजोरिटी पार्टी के लीडर होंगे कोएलिशन के टाइम पर, तो लोकसभा के जो भी लीड करेगा, जिसको भी एमपीज अपना लीडर इलेक्ट करेंगे, उसी पर्सन को प्रेसिडेंट पीएम बना देगा। When no party or coalition get majority in the Lok Sabha, the president exercise her discretion. The president appoint a leader who, in her opinion, can must majority support in Lok Sabha. तो प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे मेन ये है कि जब तक उसे लोकसभा के एमपीज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट नहीं कर पाएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो लोकसभा के जितने भी एमपीज, मोस्टली जो एमपीज है विनिंग पार्टी के, वो उसको एज ए लीडर अपॉइंट करें, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ये था हमारे पास पार्ट हमारा, जिसमें हमने प्रेसिडेंट की पावर और प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में देखा। तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसमें हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा। अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जुडिशरी के बारे में, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, वो टॉपिक ये रहेगा कि आपको अपनी नोटबुक में प्रेसिडेंट की पावर को लिखना है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसको अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप जो टॉपिक हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।